नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत से पेशेंट मैं देखता हूँ कि मेरे पास आने से पहले मतलब थेरेपी शुरू करने से पहले वो दवाइयाँ ले रहे होते हैं और उनके जो डॉक्टर हैं वो उन्हें अक्सर 5, 6, 8 दवाइयाँ भी दे रहे होते हैं, जिसे कि पॉलीफार्मेसी प्रैक्टिस कहा जाता है। जैसे कि कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, जिसे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, और वो पेशेंट एक ही टाइम पर 2 या 2 से ज्यादा दवाइयां सिर्फ डिप्रेशन के लिए ले रहा है। जैसे कोई ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ले रहा होगा जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन, और उसी के साथ वो एसएसआरआई दवाई ले रहा होगा जैसे कि फ्लोक्सेटिन या पेरोक्सेटिन। इस तरह की प्रैक्टिस बहुत आम है हिंदुस्तान में। इनफैक्ट इंडिया में ही नहीं, दुनिया के हर देश में ये प्रैक्टिस काफी आम है। और ऐसा देखने में आता है कि करीब 40 से 60% पेशेंट्स जो हैं कभी ना कभी उनको लाइफ में एक ही बीमारी के लिए 2 या उससे ज्यादा दवाइयां मिली होती हैं। हालांकि अलग अलग देशों में अलग अलग डेटा होता है और वक्त के साथ इस प्रैक्टिस में काफी चेंज भी आ रहा है। एक जमाना था 1970-1980 के दशक में, जब किसी भी बीमारी के लिए एक से ज्यादा दवाई दिया जाना बहुत अनयूजुअल होता था। 3, 5, 8% पेशेंट्स ही ऐसे होते थे जो कि एक ही बीमारी के लिए एक से ज्यादा दवाई खा रहे होते थे। पर 1990 के दशक से इस प्रैक्टिस में काफी चेंज आया और इस टाइम करीब 40-60% पेशेंट ऐसे हैं जो एक ही टाइम पर कई कई दवाइयां ले रहे हैं, जिसमें एंटीसाइकोटिक दवा हो सकती है, एंटी डिप्रेसेंट के भी 2 अलग अलग टाइप की दवाइयां हो सकती हैं, जैसे कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हो गया, MAOIs हो गई, SSRI या SNRI दवाई हो गई। एंजाइटी की भी मेडिकेशंस 2 ले रहे होते हैं, कोई SSRI दवाई ले रहा है तो कोई बेंजोडाइजेपिन भी ले रहा है। नींद की प्रॉब्लम के लिए भी 2 या उससे ज्यादा दवाइयां ले रहे हैं। तो कई सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि भर भर के दवाइयां ले रहे हैं और सुबह से शाम तक कोई ना कोई उनकी जो है दवा की डोज चली रही है। कुछ दवाइयां वो हाई डोज पे ले रहे होते हैं, कुछ दवाइयां वो लो डोज पे ले रहे होते हैं। अब इस तरह की प्रैक्टिस को, जैसा मैंने बताया, कि पॉलीफार्मेसी अप्रोच कहते हैं। मतलब जहां कि जब एक ही बीमारी के लिए 2 या 2 से ज्यादा दवाइयां दी जाएं, या अलग अलग बीमारियों के लिए भी जहां केवल एक ही दवा दी जा सकती है पर फिर भी वहां 2 या 2 से ज्यादा दवा दी जाए, तो उसे पॉलीफार्मेसी कहते हैं। हालांकि पॉलीफार्मेसी के कई सारे डेफिनेशंस हैं, कई सारे अलग अलग टाइप होते हैं, कई अलग अलग तरह से दवाइयां ज्यादा दी जाती हैं, कई अलग अलग रीजंस होते हैं। पर मोटे तौर पे हम कहेंगे कि जब पेशेंट एक ही बीमारी या एक ही तरह के लक्षण के लिए 2 या उससे ज्यादा दवाइयां ले रहा है तो उसे पॉलीफार्मेसी कहते हैं। इसके फायदे भी होते हैं और इसके नुकसान भी होते हैं, या ये कहें कि डॉक्टर्स का एक से ज्यादा दवा का देना, उसके पीछे कोई रैशनल रीजंस भी होते हैं, मतलब वैलिड रीजंस भी होते हैं। तो कई बार कुछ इनवैलिड या कहें कि इररेशनल रीजंस भी होते हैं। कुछ डॉक्टर्स तो आम अपनी प्रैक्टिस के अंदर धड़ल्ले से ज्यादा मेडिसिन देते हैं, हर पेशेंट को 6, 8 मेडिसिन देंगे। तो कुछ डॉक्टर सिर्फ पेशेंट के हिसाब से ही जज करते हैं कि किस पेशेंट को ज्यादा दवाइयां दी जानी चाहिए तो किस पेशेंट को कम दवाइयां दी जानी चाहिए। मेरे यहां दिल्ली में, खासकर कि जिस हिस्से में मैं काम करता हूं, वेस्ट दिल्ली में, पश्चिमी दिल्ली में, अक्सर जब पेशेंट आते हैं थेरेपी के लिए तो मैं देखता हूं कि यहां 2-4 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो करीब करीब हर पेशेंट को उन्होंने 6, 8 दवाइयां दी होती हैं। वैसे तो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में अलग अलग ट्रेंड चल रहे होंगे और अलग अलग डॉक्टर्स भी अपने अपने हिसाब से दवाइयां देते हैं, पर दिल्ली में ये ट्रेंड रिलेटिवली काफी कम है। या मैं कह सकता हूं शायद जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पर ये ट्रेंड कम होता होगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने को अपग्रेड किया है, अपडेटेड रहते हैं और वो पेशेंट को ज्यादा दवाइयां देने में बिलीव नहीं करते। इसके पीछे कई कारण हैं, साइंटिफिक रीजंस भी हैं या क्लिनिकल रीजंस होते हैं। मतलब प्रैक्टिस में ऐसा क्यों लाया जाता है कि कोई डॉक्टर ज्यादा दवाइयां दे रहा है, कम दवाइयां दे रहा है, इसके अलग अलग रीजंस होते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि ऐसे क्या फायदे या नुकसान होते हैं पॉलीफार्मेसी के, मतलब जब 2 या उससे ज्यादा दवाइयां दी जाती हैं एक ही बीमारी के लिए, या 2 से ज्यादा बीमारियों के लिए भी अलग अलग दवाइयों को दिया जाता है, जबकि उन अलग अलग कंडीशंस में एक ही दवा काम कर सकती थी। जैसे मान लीजिए कि 2 अलग कंडीशंस में 2 अलग दवाइयां दी जानी, हम तो कहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, होना चाहिए। पर कई पेशेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए बायपोलर का पेशेंट है जिसको मेनिया है। अब मेनिया के पेशेंट को मूड स्टेबलाइजर दिया जाएगा तो वहीं कुछ डॉक्टर्स उसको एंटीसाइकोटिक दवाइयां भी दे देंगे 2, कि उसके एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक दवा, डिल्यूजन को कंट्रोल करने के लिए अलग दवा, और उसके मूड के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एक अलग दवा।
जबकि कई डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि सिर्फ मूड स्टेबलाइजर भी अपने में काम कर जाएगा, क्योंकि ये बाइपोलर डिसऑर्डर है। जब मूड की फ्लक्चुएशंस रुकेंगी तो अपने आप एक पेशेंट की थिंकिंग में चेंज आ जाएगा, तो उसके लिए अलग दवा देने की जरूरत ही नहीं है। इसी के साथ मान लीजिए किसी पेशेंट को डिप्रेशन है और उसे नींद नहीं आती। अब बहुत सी दवाइयां हैं, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं, जहां पर वो सिडेटिव का काम भी करती हैं, मतलब मूड के भी सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगी और नींद भी अच्छी ले आएगी। पर कई डॉक्टर्स क्या करेंगे, डिप्रेशन के लिए एक अलग दवा देंगे, नींद के लिए अलग दवा देंगे, फिर जो भी 2 या 2 से ज्यादा दवाइयां दे रहे हैं उनकी भी हाई डोज दे देंगे, क्योंकि अच्छा इफेक्ट लाने के लिए ज्यादा डोज दी जानी जरूरी है। जैसे ओसीडी का पेशेंट है, बहुत सारे ओसीडी के पेशेंट 2 या 2 से ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां ले रहे होते हैं। अब ओसीडी में जो दवाइयां दी जाती हैं वो वही हैं जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी दी जाती है। पर मान लीजिए कि ओसीडी के पेशेंट को एंजाइटी बहुत ज्यादा है या डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो डॉक्टर क्या करेगा कि ओसीडी की अलग दवा चलाएगा, डिप्रेशन की अलग दवा चलाएगा, एंजाइटी की अलग दवा चलाएगा, जबकि एक ही दवा 2-3 अलग अलग सिम्टम्स पर काम कर सकती है। तो इस तरह के अलग अलग पेशेंट्स देखे जाते हैं जिसमें कि अलग अलग तरह से डॉक्टर्स जो हैं वो 2 या उससे ज्यादा दवाइयां दे रहे होते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा कि किस टाइप से पॉलीफार्मेसी काम करती है, मतलब क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे पॉलीफार्मेसी अप्रोच इंप्लीमेंट की जाती है। जैसे एक तरीका होता है सिंगल क्लास पॉलीफार्मेसी, मतलब एक ही टाइप की दवा 2 दी जा रही है। जैसे 2 SSRI दवाइयां दी जा रही हैं डिप्रेशन या ओसीडी के लिए, किसी भी बीमारी के लिए, मतलब बीमारी एक है पर पेशेंट को 2-2 SSRI दवाइयां दे दी, या अलग बीमारी भी है पर 2 SSRI दवाइयां दे दी जिसकी जरूरत नहीं है। दूसरा होता है मल्टी क्लास पॉलीफार्मेसी, या जिसे कॉम्बाइंड पॉलीफार्मेसी भी कहते हैं। इसके अंदर जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर किसी पेशेंट को कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कि एंजाइटी की प्रॉब्लम है और उसके लिए बेंजोडाइजेपिन दी जा रही है, पर वहीं पेशेंट का बीपी भी ज्यादा होता है जिसके लिए उसे बीटा ब्लॉकर दिया जा रहा है, तो बीपी कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर और एंजाइटी को कम करने के लिए भी उसे बेंजोडाइजेपिन, जबकि एक ही दवा दोनों में काम कर सकती है। तो इस तरह के जब अलग अलग क्लास ऑफ मेडिसिन दी जाती हैं, एक से ज्यादा अलग अलग क्लास ऑफ मेडिसिन, मतलब या तो एंटीसाइकोटिक SSRI दी जाएगी या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और SSRI एंटी डिप्रेसेंट दी जा रही है। 2 अलग क्लास हैं दवाइयों के, अलग अलग टाइप की दवाइयां होती हैं। ये डिप्रेशन के लिए 2-2 तरह की दवाइयां दे रहे हैं डॉक्टर। तो ये होता है मल्टी क्लास पॉलीफार्मेसी। दूसरा होता है एडजंक्टिव पॉलीफार्मेसी। ये तब दी जाती है जैसे या तो किसी बीमारी के दवा के लिए जब साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं तो उन साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए एक और दवा दे देते हैं, या कई बार एक दवा लंबे टाइम में असर लाएगी, ऐसा हो सकता है। जैसे एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं SSRI, जिनको असर आने में शायद 2 महीने लग जाएंगे। अब उस दवा में सिडेटिव इफेक्ट भी है, कायदे से उसमें नींद भी आनी चाहिए पेशेंट को, पर नींद पेशेंट को आ नहीं रही। तो 1-2 महीने में जब तक दवा असर लाएगी तब तक उस दवा के असर के लिए ना रुककर डॉक्टर क्या करेगा, एक बेंजोडाइजेपिन या कोई और दवा दे देगा जिससे कि पेशेंट को जल्दी से नींद आने लगे। तो ऐसे में क्या हो रहा है, एक ही टाइम पर 2 अलग अलग दवाइयां दे दी गई, इसको एडजंक्टिव ट्रीटमेंट कहा जाएगा। मतलब पूरी बीमारी के लक्षण जब दूर नहीं हो पा रहे तो किसी लक्षण को टारगेट करने के लिए डॉक्टर एक अलग दवा चालू कर देता है। चौथी अप्रोच होती है ऑगमेंटेटिव पॉलीफार्मेसी। इसमें डॉक्टर क्या करता है कि अगर कोई दवा अपना पूरा असर नहीं ला पा रही है, कुछ सिम्टम्स वो कम कर ही नहीं पा रही है, तो उस दूसरे सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए एक अलग दवा चालू कर देते हैं। तो मान लीजिए अगर SSRI दवाई का पूरा असर नहीं आ पा रहा तो एंटीसाइकोटिक दवा चालू कर दी जाएगी, या साथ में उसको ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या कोई और बेंजोडाइजेपिन या कोई और दवा दे दी जाएगी। एंटी कन्वल्जेंट दवा दी जा सकती है एंजाइटी या किसी सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, क्योंकि पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स, पेशेंट की बीमारियां अलग अलग सिम्टम्स की तरह आती हैं, देखने में ऑब्जर्व होती हैं, इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में अलग अलग तरह से दवाइयां दे देते हैं और पॉलीफार्मेसी की जो प्रैक्टिस है वो धड़ल्ले से चलती है। अब सुनने में आपको लगेगा कि कुछ चीजें तो बिल्कुल सही कर रहे हैं डॉक्टर, आफ्टर ऑल जब पेशेंट को नींद नहीं आ रही तो नींद की दवा तो देनी चाहिए। पेशेंट के अंदर अगर गुस्सा बहुत है, उसकी थिंकिंग कंट्रोल नहीं हो रही, तो एक दूसरी तीसरी दवा तो चलानी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि पॉलीफार्मेसी के कई फायदे भी होते हैं और कई वजहों से इसको रिकमेंड भी किया जाता है, और कई सारी दवाओं के कॉम्बिनेशंस को रिसर्च में भी स्टडी किया गया है, उनके रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी किए गए हैं। पर प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारी दवाओं के कॉम्बिनेशंस डॉक्टर अपनी समझ से
लगाते हैं, जिसकी वजह से कई बार उन दवाओं के नेगेटिव असर भी आ जाते हैं और कई बार कुछ कॉम्बिनेशंस काम नहीं करती, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो डॉक्टर्स कॉम्बिनेशंस देता है वो अपनी समझ से या जो उसने कहीं पढ़ा है उसके बेसिस पे, या कोई दूसरा डॉक्टर क्या कर रहा था उसके बेसिस पे, दूसरे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस देखकर उसको समझ आता है कि कोई क्या दवाइयां दे रहा है, कैसे दे रहा है। कई तरीके से ट्रायल एंड एरर करके एक्सपेरिमेंटल तरीके से डॉक्टर्स जो है वो कॉम्बिनेशन लगाते रहते हैं। थोड़ा अपनी किताबी समझ की वजह से, थोड़ी अपनी क्लिनिकल समझ के बेसिस पे वो अलग अलग तरह से अपना दिमाग लगा के पेशेंट्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन पे देते हैं। मतलब बहुत सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन जो डॉक्टर्स देते हैं उनके पीछे कोई रिसर्च भी नहीं होती, वो बस एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे दे देते हैं। तो किसी पेशेंट पर वो काम कर जाती है कॉम्बिनेशन, किसी पेशेंट पर काम नहीं करती है कॉम्बिनेशन, और बहुत से पेशेंट्स को इसके एडवर्स इफेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। इसलिए ब्रॉडली तो यही कहा जाता है कि पॉलीफार्मेसी की अप्रोच को इंप्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ एक्यूट केसेस में, इमरजेंसी केसेस में ही पॉलीफार्मेसी रिकमेंडेड होती है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि फायदे नुकसान क्या होते हैं पॉलीफार्मेसी के। सबसे पहले फायदों की बात करेंगे कि क्यों दी जाती है, क्यों कुछ पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि 2 या उससे ज्यादा दवाई दी जाए उनको एक ही कंडीशन के लिए। पहला तो होता है कि जो पेशेंट रिफ्रैक्टरी इलनेसेस से सफर कर रहे हैं, मतलब जो बीमारियां बार बार आती रहती हैं, जैसे साइकोटिक एपिसोड्स आते रहते हैं, बाइपोलर एपिसोड्स आते रहते हैं, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, कुछ ऐसी बीमारियां जो कि एक बार में नहीं चली जाती, बार बार आती रहती हैं, ऐसे में पॉलीफार्मेसी अप्रोच हेल्पफुल होती है क्योंकि वो बहुत सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करने में मदद देती है। तो अगर सही से दवाइयां दी जाएं तो बहुत से पेशेंट्स को इससे बेनिफिट मिलेगा, जो कि लंबे टाइम तक कुछ बीमारियों से सफर करते रहते हैं उनको खासकर। दूसरा रीजन है कि कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं जिसमें पॉलीफार्मेसी अप्रोच जो है वो ज्यादा अच्छा सिम्टम रिलीफ लाती है, पेशेंट को क्योर करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डिप्रेशन एंजाइटी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ओसीडी डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब कोमॉर्बिडिटीज हो सकती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड स्टेबलाइजर और एंटीसाइकोटिक दवाइयां कॉम्बिनेशन में काफी अच्छा काम कर देती हैं। तो ऐसे कई सारे पेशेंट्स में जब कुछ सिमिलर कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, मतलब कि उसके पीछे की जो ब्रेन के अंदर जो पैथोलॉजी होती है वो भी काफी सिमिलर होती है, वहां पर 2 या 2 से ज्यादा दवाइयां जो है वो अच्छा असर ले आती हैं। पॉलीफार्मेसी का एक और फायदा होता है कि इससे ड्रग्स की जो डोजेज है वो कम की जा सकती है। मतलब अगर मोनोथेरेपी दी जाएगी, मतलब एक ही दवा दी जा रही है, तो उसकी कई बार पेशेंट्स में डोज बढ़ानी पड़ सकती है अच्छा सिम्टम रिलीफ लाने में। पर अगर 2 या उससे ज्यादा दवाइयां दी जाएंगी तो उसमें लो डोज पर भी पेशेंट को लंबे टाइम तक दवा दी जा सकती है, तो वहां पर पॉलीफार्मेसी हेल्प करती है। मोनोथेरेपी मतलब जहां एक ही दवा दी जा रही है एक बीमारी के लिए, उसमें कई बार जब ज्यादा डोज पर दवा दी जाती है तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जबकि पॉलीफार्मेसी में डोजेज भी कम की जा सकती है, साथ ही साइड इफेक्ट्स के मैनेजमेंट के लिए भी दूसरी दवा दे जाने से रिलीफ अच्छा मिल सकता है पेशेंट को। तो ये भी एक फायदा है कि मोनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो कारण है उसे ऐसे समझा जाएगा कि ज्यादातर जो साइकेट्रिक बीमारियां होती हैं वो एक टाइप के सिम्टम्स नहीं दिखाते पेशेंट्स उनमें। डिप्रेशन होगा तो सिर्फ डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं दिखाएगा पेशेंट, या हर पेशेंट जो डिप्रेशन से पीड़ित है वो एक ही तरह के सिम्टम्स नहीं दिखाता। तो क्योंकि अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग वजहों से हो सकते हैं, इसलिए पॉलीफार्मेसी काफी यूजफुल और काफी रेलेवेंट हो सकती है अलग अलग पेशेंट्स में। तो क्योंकि साइकेट्रिक बीमारियों का नेचर ही थोड़ा डाइवर्स होता है, हेट्रोजीनस होती हैं ये सारी बीमारियां, अलग अलग कारणों से होती हैं, दिमाग के अलग अलग हिस्से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए पॉलीफार्मेसी अप्रोच काफी हेल्पफुल होती है। अक्सर डॉक्टर पॉलीफार्मेसी तब भी अप्लाई करते हैं जब उनको एक दवा से दूसरी दवा पर स्विच करना हो। तो कोई शॉर्ट एक्टिंग दवा है जैसे SSRI दवा है, उससे विड्रॉल सिम्टम्स या साइड इफेक्ट्स बहुत आ सकते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर प्रेफर करता है कि किसी लॉन्ग एक्टिंग दवा पर स्विच कर दिया जाए। तो लॉन्ग एक्टिंग दवा पर स्विच करते टाइम कुछ टाइम के लिए वो दोनों दवाइयां पेशेंट को देगा, मतलब दोनों SSRI दवाइयां एक ही टाइम पर पेशेंट को दे रहा है ताकि आसानी से एक दवा से दूसरी दवा पर स्विच किया जा सके। तो ये स्विच करने के लिए जरूरी होता है कि दोनों दवाइयां एक ही टाइम पर चलाई जाएं, ये नहीं कि एक दवा कम कर दी जाए, खत्म कर दी जाए, फिर दूसरी दवा शुरू की जाए। तो ऐसे में स्विच करना आसान हो जाता है जब एक ही टाइम पर 2 दवाइयां दी जा रही हैं। तो ये भी एक तरह का पॉलीफार्मेसी अप्रोच है। जैसा कि पहले बताया ऑगमेंटेटिव पॉलीफार्मेसी में कि कई बार एक से ज्यादा दवाइयां देने से ज्यादा बेटर सिम्टम मैनेजमेंट होता है, क्योंकि थोड़ा सा सिम्टम एक दवा मैनेज कर रही है, थोड़ा सा जो सिम्टम है वो दूसरा दवा मैनेज कर रही है, तो उसका ओवरऑल क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है पेशेंट्स पर।
एक और सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो कि पॉलीफार्मेसी का होता है वो ये कि एक्यूट केसेस में जब पेशेंट को अचानक से बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, पैनिक अटैक आ रहा है या साइकोटिक एपिसोड आ गया है, ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड, या बायपोलर के एकदम से कोई एपिसोड ट्रिगर हुआ है, मेनिया का या कुछ भी, तो उस केस में पॉलीफार्मेसी सबसे अच्छी अप्रोच होती है और ज्यादातर रिसर्चेज में पॉलीफार्मेसी एक्यूट फेजेस में ही रिकमेंडेड होती है। लॉन्ग टर्म के लिए पॉलीफार्मेसी को बहुत रिकमेंड नहीं किया जाता और ज्यादातर जो मिस यूजेस हैं दवाओं के वो पॉलीफार्मेसी में लॉन्ग टर्म यूज में ही देखे जाते हैं, क्योंकि कई डॉक्टर लंबे टाइम तक पेशेंट्स को मल्टीपल दवाओं पर चलाते रहते हैं, उनको देते रहते हैं, जिसके बहुत सारे घातक साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं लॉन्ग टर्म में। इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए पॉलीफार्मेसी बहुत अच्छी है। पॉलीफार्मेसी को तब भी दिया जाता है जब किसी पेशेंट की बीमारी बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है। एक एपिसोड के दौरान ही पेशेंट के कई सारे सिम्टम्स में बदलाव आ जाते हैं। कभी उसको नींद की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, कभी उसके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा, तो कभी कुछ, तो कभी कोई और सिम्टम, कभी उसके एंजाइटी सिम्टम में चेंज आ जाएगा, कभी एनर्जी लेवल्स में चेंज आएगा, कभी मूड में, कभी सुसाइडल थॉट आ सकती हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट को जिस एक या दो दवाइयों पर रखा हुआ है उसमें उससे ज्यादा दवाइयां ऐड कर दी जाए, अलग अलग टाइम पर ऐड करके उनको हटाया जाए, ताकि उसके जो अलग अलग जो फ्लक्चुएटिंग सिम्टम्स हैं उनको मैनेज किया जा सके। कई बार पेशेंट के जो एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स होते हैं, जिसमें कि कहा जा सकता है कि मान लीजिए पेशेंट कुछ टाइम तक तो दवा लेता रहा क्योंकि उसकी लाइफ में सब स्टेबल चल रहा था, पर किसी वजह से पेशेंट की लाइफ में स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसको नींद की प्रॉब्लम आने लगती है, उसमें गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, या कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे मान लीजिए शादी का माहौल हो गया या एग्जाम का माहौल हो गया, इंटरव्यू देना है, जॉब में स्विच करे या किसी नई जगह पर जाकर रहने लगे, कुछ ऐसे ट्रांजिशन और नए तरीके के बदलावों की वजह से पेशेंट की कंडीशन में डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो उसकी वजह से भी डॉक्टर्स अक्सर पॉलीफार्मेसी को अप्रोच करते हैं, जिसमें वो थोड़े टाइम के लिए ही सही पेशेंट की 2 या उससे ज्यादा दवाइयां चला देते हैं। तो ये तो रहे फायदे पॉलीफार्मेसी के, आमतौर पर क्यों दी जाती है, क्या फायदे होते हैं। और आप देख पाएंगे कि अगर आपको भी ऐसे ही अलग अलग टाइम पर ज्यादा दवाइयां दी गई हैं तो आप कहेंगे ये तो बहुत फायदे की अप्रोच है, ये तो दी जानी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, ऐसा करने से तो मेरी प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल में रहती है, मैनेज कर पाता हूं या कर पाती हूं मैं। अगर पॉलीफार्मेसी अप्रोच ना हो तो शायद मैं कभी रिलीफ ही नहीं ले पाता या ले पाती, मेरे फैमिली मेंबर को शायद रिलीफ ही नहीं मिल पाता अगर उन्हें 2-2, 4-4, 6-6 दवाइयां ना मिलती। पहले पेशेंट 1 दवा लेता था, 2 लेता था, अब वो 5-5 ले रहे हैं, तो अब तो वो काफी बेटर कंडीशन में है। बिल्कुल ये संभव है और बिल्कुल होता है, ऐसा बहुत से डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस में आता है। इसीलिए पॉलीफार्मेसी बहुत कॉमन अप्रोच है, बहुत कॉमन अप्रोच है। पर अब मैं आपको आगे बात करूंगा इसके नुकसान की, इससे क्या नुकसान होते हैं, क्यों ये डिसएडवांटेजियस होती है, क्यों कुछ लोगों पर ये बहुत बुरा असर ला सकती है ये पॉलीफार्मेसी अप्रोच। और मैं एक चीज पहले जरूर कहूंगा कि डॉक्टर्स को कोई साइंटिफिक तरीका नहीं पता होता कि कैसे किस पेशेंट पर कौन सी पॉलीफार्मेसी अप्रोच लगाई जाए, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट दिया जाए, कौन सी 2 दवाइयों को कंबाइन करें, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी तुक्का मारते हैं, उनके पीछे कोई तो रैशनल होता है, पर फिर भी ज्यादातर कॉम्बिनेशंस के बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेसिस नहीं होते। इसलिए डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही आपको ज्यादातर 2 या उससे ज्यादा दवाइयां देते हैं। तो अब बात करेंगे पॉलीफार्मेसी के डीमेरिट्स की, नुकसान की। एक तो सबसे कॉमन और सबसे सीधे तौर पे समझे जाने वाला नुकसान है वो ये कि ज्यादा दवाइयां होंगी तो ज्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे। एक दवा के अपने साइड इफेक्ट्स से दूसरी ने भी साइड इफेक्ट्स लाने शुरू कर दिए, तीसरी दवा होगी वो भी नए साइड इफेक्ट्स लाएगी। फिर ज्यादा साइड इफेक्ट्स लंबे टाइम तक एक्सपीरियंस करेंगे तो उससे अपनी एक अलग तरह की डिसेबिलिटी आएगी, मतलब पेशेंट की कंडीशन में और थोड़ा खराबी आएगी। तो जहां दवाइयां जो थी वो अच्छे इफेक्ट्स लाने के लिए दी जा रही थी, वहीं साइड इफेक्ट्स बढ़ने की वजह से पेशेंट में और डिस्ट्रेस बढ़ जाएगा, पेशेंट में डर आएगा, पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कंडीशन भी डेटोरेट होगी, क्योंकि ये सारे साइड इफेक्ट जो है ये फिजिकली भी पेशेंट को काफी वीक कर रहे हैं, पेशेंट की इम्यूनिटी को बिगाड़ रहे हैं, पेशेंट के हार्ट, किडनी, लंग, लीवर सब जगह असर डाल रहे हैं। और एडवर्स रिएक्शंस आ सकती हैं, अचानक से कुछ सडन बीमारी का आना हो सकता है जो कि ज्यादा दवाइयों की वजह से हो सकता है। मतलब पेशेंट के अंदर हार्ट कंडीशंस का आ जाना बहुत कॉमन होता है पॉलीफार्मेसी से, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स का या कुछ किडनी प्रॉब्लम्स का डेवलप हो जाना या लिवर कंडीशंस का डेवलप हो जाना, ये भी बहुत कॉमन होता है पॉलीफार्मेसी में। तो ऐसे एडवर्स रिएक्शन आ जाना या फिर लंबे टाइम तक ज्यादा साइड इफेक्ट्स फेस करते रहना, ये पेशेंट में कॉमनली देखा जाता है जिनको पॉलीफार्मेसी से ट्रीट किया जा रहा है। फिर एक से ज्यादा जब दवाइयां ली जाएंगी तो उनका आपस में इंटरेक्शन होगा, जिसे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं।
उसके भी अपने नुकसान होंगे, क्योंकि दो दवाइयां, या मान लीजिए आप किसी और मेडिकल कंडीशन के लिए भी अगर दवाइयां ले रहे हैं, कोई और आपको बीमारी है, हार्ट की कंडीशन है, कोई आपको एस्थमा या आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हैं, उसकी भी अगर आप दवाइयां ले रहे हैं तो उनके साथ भी ये दवाइयां इंटरेक्ट करके आपको और नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन को बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। इनफैक्ट ये दवा का जो एक्चुअल असर है इससे कम हो जाता है और साइड इफेक्ट्स और दूसरे रिएक्शंस भी बढ़ जाते हैं। इसी के साथ ओवरडोज हो सकता है, मतलब बेसिकली एक दवा का आपको मान लीजिए 100 mg मिल रहा है और दूसरी दवा का आपको 50 mg मिल रहा है, तो एक्चुअल में तो आपको 150 mg मिल रहा है, या ये कहें कि उनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट लाने के चक्कर में आपके शरीर में ज्यादा केमिकल डाला जा रहा है, ज्यादा हाई डोज आपको मिल रही है। एक्चुअल में आपको 100 mg रिकमेंडेड थी, पर जब 2 या उससे ज्यादा SSRI या एंटीसाइकोटिक दवाइयां मिल रही होंगी तो ओवरऑल तो इफेक्ट ज्यादा ही हो रहा है, ओवरडोजेज हो रही है। या पॉलीफार्मेसी की वजह से कई बार डॉक्टर लो डोज पे 2 दवाइयां चलाते रहते हैं, 2 या उससे ज्यादा दवाइयां। तो मान लीजिए उसको मिलनी चाहिए थी 100 mg, मिल रही है 20-20, 40-40 mg की 2 दवाइयां, तो उसमें अंडर डोजेज हो सकता है। पेशेंट को पूरा डोज मिल ही नहीं रहा है, तो असर आएगा कैसे, और असर तो आ नहीं रहा है, साइड इफेक्ट्स और आए जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम। फिर क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी, मतलब उनके वजह से जो टॉक्सिसिटी शरीर में बढ़ रही है, पहले तो एक की वजह से बढ़ रही थी, अब 2 या उससे ज्यादा की वजह से बढ़ जाएगी, तो शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ने से और कई तरह के एडवर्स रिएक्शंस आएंगे, जो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म यूज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत शरीर को नुकसान देंगे। फिर आता है कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल हो जाता है, मतलब सुबह एक दवा लो, दोपहर को दूसरी लो, फिर एक दवा लो एक टाइम पर, कभी 2 दवा लो एक टाइम पर, फिर दोपहर में लो, फिर शाम में लो, फिर रात में लो। कई बार बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है पेशेंट को और वो दवा की डोज मिस कर सकते हैं, या कभी दवा मान लो अवेलेबल नहीं है, किसी वजह से दवा खत्म हो गई, दूसरी दवा मिल नहीं पा रही, तो एक ही दवा से चल रहा है, फिर उसके जो विड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे, जिस दवा को मिल रही थी उसके विड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे, तो वो एक अलग समस्या देगा कि आपकी एक दवा तो मान लीजिए 10 दिन में खत्म हो गई, दूसरी दवा आपके पास अच्छी खासी डोज में है, अच्छी खासी क्वांटिटी में है, तो जो दवा खत्म हो गई उसके एडवर्स रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे, मतलब उसके विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, ये एक अलग समस्या है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इतनी सारी दवाओं को। फिर इसी के साथ इसमें मेडिकेशन एरर्स की वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। मतलब मेडिकेशन एरर का मतलब है कि पेशेंट जो होता है कई बार किसी दवा का ज्यादा असर लाने के लिए ज्यादा डोज में दवा खा लेता है, उसकी कॉम्बिनेशन गलत तरह से कर सकता है। दोपहर में जो 2 दवाएं लेनी थी उसकी जगह उसने कोई और दवाओं को आपस में कॉम्बाइन कर लिया, इसके रिस्क हो सकते हैं। किस टाइम दवा लेनी थी वो मिस कर सकता है। 1-2 घंटे का, 3 घंटे का भी अगर कई बार गैप आ जाए दवा लेने में तो उसमें भी काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस मतलब हो सकता है पेशेंट पर असर ना करे, विड्रॉल सिम्टम आ जाए या कोई और साइड इफेक्ट आ जाए, पेशेंट की तबीयत और खराब हो सकती है इस वजह से। तो मेडिकेशन को कैसे यूज किया जा रहा है, इनमें आई गड़बड़ी को मेडिकेशन एरर कहा जाता है। तो मेडिकेशन एरर्स हो सकते हैं, कभी कभी ये डॉक्टर्स की वजह से भी हो जाते हैं। डॉक्टर्स भी कई बार दवाओं को कंबाइन करते वक्त ध्यान नहीं दे पाते, उसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनामिक्स पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते, और कई बार गलत दवाओं को गलत टाइम पर कॉम्बिनेशन उनका सजेस्ट कर देते हैं, और ये भी कॉमन है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता ये कितना कॉमन है, पर ये भी डॉक्टर्स से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। कई बार डॉक्टर्स इतने सारे पेशेंट देखते हैं, हर पेशेंट के मामले में पूरा समझकर नहीं बता पाते कि कौन सी 2 दवाइयों को इस पर्टिकुलर पेशेंट के साथ कंबाइन किया जाए। तो कई बार डॉक्टरों की वजह से भी डोजेज में, टाइमिंग में, किस टाइम कौन सी दवा लेनी है कौन सी नहीं लेनी, उसके अंदर गड़बड़ियां हो जाती हैं। और कई बार क्योंकि पेशेंट के कंट्रोल में आ जाती है दवा, उसकी डोजेज को ऊपर नीचे करना, उसके टाइमिंग को ऊपर नीचे करना पेशेंट की वजह से भी हो जाता है। तो ये भी रिस्क है इसके। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट है, इशू है, वो है नॉन कॉम्प्लायंस। ज्यादा दवाइयां जब प्रिस्क्राइब की जाती हैं तो अक्सर पेशेंट दवाइयां लेनी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इतनी सारी दवाइयां मिल रही हैं, डॉक्टर तो हमें बीमार कर देगा, डॉक्टर तो हमें और पागल कर देगा, ऐसे में दवाइयां लेनी छोड़ दो, क्योंकि ये दवाइयां तो फायदे की जगह और नुकसान कर देंगी। तो अक्सर देखा जाता है कि जब 1 या ओवरऑल 2 ही दवाइयां दी जा रही हैं तो पेशेंट ज्यादा लंबे टाइम तक उन दवाइयों को लेते हैं। मतलब 2 मतलब कोई अलग अलग दवाइयां दी जा रही हैं, पर अगर 3, 4, 5, 6 दवाइयां दी जा रही हैं तो अक्सर पेशेंट्स उन्हें छोड़ देते हैं। या तो कोई फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, पेशेंट के पास इतनी सारी दवाइयां लेने का पैसा नहीं होता, कई बार अनएम्प्लॉयड होते हैं, कई बार फाइनेंशियल कंडीशंस अलाउ नहीं करती, और कई बार पेशेंट अपने बिलीफ की वजह से इतनी सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स और ना जाने किन किन प्रॉब्लम्स की वजह से वो छोड़ देते हैं। तो नॉन कॉम्प्लायंस मोनोथेरेपी में कम होती है, नॉन कॉम्प्लायंस पॉलीफार्मेसी में ज्यादा होती है। 2 या उससे ज्यादा दवाइयां जब दी जा रही होती हैं और पेशेंट के अंदर रिलीफ आने लगता है, डॉक्टर को यह नहीं पता चल पाता कि कौन सी दवा का असर आ रहा है, तो किस दवा को रिड्यूस किया जाए, किस दवा को रिप्लेस किया जाए, कौन सा साइड इफेक्ट किस दवा की वजह से आ रहा है, ये डॉक्टर बता ही नहीं सकता।
तो कल को अगर पेशेंट कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट करेगा, डॉक्टर के लिए कई बार समझना बड़ा मुश्किल हो सकता है कि कौन सी दवा को वो चेंज करे। तो ऐसे में ये रिस्क बना रहता है, क्योंकि अगर फायदे की दवा अगर कम कर दी तो उसका और नुकसान, तो ये दुविधा रहती है। एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ता है पेशेंट पर कि जब वो ज्यादा दवाइयां लेता है तो उसको लगता है कि मैं ज्यादा सेफ हूं, ज्यादा सिक्योर हूं, भाई ज्यादा दवाइयां लेंगे तो ज्यादा बेटर कंडीशन में रहेंगे। तो कई बार जब पेशेंट की दवाइयां कम की जाती हैं और मान लीजिए उसकी प्रॉब्लम ऐसी है जो लंबे टाइम से चल रही है, पहले कोई डॉक्टर उन्हें 5 दवाइयां देता था और उन्होंने डॉक्टर बदला और उस डॉक्टर ने उन्हें 2 दवाइयां दी, पेशेंट के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है कि 2 दवाइयां कैसे असर कर सकती हैं। जब वो इतना बड़ा डॉक्टर, इतने बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर 5 दवाइयां दे रहा था, ये प्राइवेट वाला हमें 2 दवाइयां दे रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है कुछ, ये दवाइयां ठीक नहीं है। तो पेशेंट के अंदर एक साइकोलॉजिकल चेंज आता है जिस वजह से उसको लगता है कि ज्यादा दवाइयां देना प्रेफरेबल है, क्योंकि उसने इसी तरीके की अप्रोच देखी है, उसके घर में भी कोई पर्सन थे जो ज्यादा दवाइयां लेते थे, तो पेशेंट को लगता है ज्यादा दवाइयां देना तो नॉर्मल बात होती है। तो ऐसे में कई बार पेशेंट्स को ही नहीं समझ आ पाता कि अगर उन्हें कम दवाई दे रही है तो वो भी उनके फायदे में हो सकता है। तो ऐसे में डिपेंडेंसी जो है वो ज्यादा दवाइयों पर हो जाती है और ऐसे में पेशेंट्स जो है वो ज्यादा दवाइयां खुद भी लेते रहते हैं। एक सबसे बड़ा रिस्क वो है कि पेशेंट के अंदर, जैसा कि बताया, फिजिकल डिसीजेस बढ़ जाते हैं और मॉर्टेलिटी भी ज्यादा होती है। पॉलीफार्मेसी में मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा होते हैं, कुछ बीमारियों में तो खासकर, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें अगर ज्यादा दवाइयां दी जाएंगी, जो कि बड़ा आम होता है स्किज़ोफ्रेनिया में 6-6, 8-8 दवाइयां देना, तो अक्सर वो लोग जिनको ज्यादा दवाइयां दी जा रही हैं उनका लाइफ स्पैन कम होता है, मतलब उनके कम उम्र में मरने के चांस ज्यादा होते हैं उनके मुकाबले जिनको है तो स्किज़ोफ्रेनिया बट उनको कुछ ही दवाइयां दी जा रही हैं और लंबे टाइम तक उन्होंने 1 या 2 दवाइयां ही खाई हैं। तो लॉन्जेविटी पर अफेक्ट पड़ता है, हेल्थ रिस्क रहते हैं, मॉर्टेलिटी रिस्क रहता है। हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क ज्यादा होता है कई बार पॉलीफार्मेसी के मामले में, क्योंकि या तो साइड इफेक्ट की वजह से हो रहा है या फिर कोई भी एक दवा को कम करने की वजह से जो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है। तो ऐसे कुछ कारणों की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाती हैं, या कई बार पेशेंट ओवरडोज कर लेता है, सुसाइडल टेंडेंसी होती है, ओवरडोज कर लिया दवा का, उस वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाता है और इस वजह से भी मॉर्टेलिटी रिस्क बढ़ता है। और एक और नुकसान यही है कि जैसा पहले बताया कि ये एक तरीके का एजुकेटेड गैस होता है, मतलब पढ़ा लिखा आदमी गैस कर रहा है, डॉक्टर गैस कर रहा है, पर कर तो गैस ही रहा है, लगा तो वो अंदाजा ही रहा है, क्योंकि उसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ज्यादातर डॉक्टर जो ज्यादातर पेशेंट्स को जो कॉम्बिनेशन में दवाइयां देते हैं उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता, मतलब उस पर कोई रिसर्च नहीं की होती, क्योंकि कोई भी 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन उस पर रिसर्च होनी जरूरी है और इतना पॉसिबल भी नहीं है कि दुनिया भर में इतनी सारी दवाइयों के कॉम्बिनेशंस को रिसर्च किया जाए। रिसर्च थोड़े से ही दवाओं के कॉम्बिनेशंस का अवेलेबल है, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर्स को एक एजुकेटेड गेस लगाना पड़ता है और ऐसे में गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि कौन सी दवा क्या असर कर रही है ये तो पता है, पर 2 या उससे ज्यादा दवाइयों का कॉम्बिनेशन क्या असर कर रहा है इसके बारे में डॉक्टर्स को पूरी जानकारी भी नहीं होती। एक और जो गलती करते हैं डॉक्टर्स वो ये कि कई बार वो उनके अंदर आने वाले सिम्टम्स का पूरी तरह से एक मेडिकल बेसिस ही समझ लेते हैं। मतलब कि अगर कोई पेशेंट रिकवर कर रहा है, कई बार साइकोसोशल फैक्टर्स की वजह से पेशेंट का टेम्परामेंट हो सकता है, पेशेंट के हालात ऐसे हो सकते हैं, पेशेंट को किसी तरह का स्ट्रेस हो सकता है, पेशेंट में किसी तरह की नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, पेशेंट का लाइफस्टाइल बुरा हो सकता है, किसी भी वजह से पेशेंट के अंदर सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, पर डॉक्टर ये समझेगा कि अच्छा कुछ मेडिकल रीजन होगा, अच्छा एक दवा जो ले रहा था उसका शायद असर नहीं आ रहा होगा, चलो दूसरी दवा लगा देते हैं, चलो तीसरी दवा दे देते हैं। तो डॉक्टर्स जो कि बहुत मेडिकल मॉडल में ट्रेंड होते हैं, मतलब एक्चुअल में जो तरीका होता है वो बायोसाइकोसोशल अप्रोच का होता है, मतलब बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, तीनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि पेशेंट की कंडीशन बेटर हो या पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है, उसके भी तीनों फैक्टर्स होते हैं। पर जो डॉक्टर्स बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर ही बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं या वो मान के चलते हैं कि सारी बीमारियां, सारे लक्षण सिर्फ मेडिकल कॉज की वजह से होते हैं, वो डॉक्टर्स अक्सर ज्यादा पॉलीफार्मेसी को फॉलो करते हैं। मतलब वो हर छोटे बड़े चेंज के लिए आपकी दवा का डोज ऊपर नीचे करते रहेंगे, एक दवा नहीं लगा देंगे, पिछली दवा छोड़ देंगे, एक दवा ऊपर से लगा देंगे, 2 दवाएं ऊपर से चालू कर देंगे। तो वो आपकी कंडीशन को पूरा एसेस ही नहीं कर रहे हैं, आपके सिम्टम्स को पूरा प्रॉपरली एसेस ना करने की वजह से वो आपको बड़ी सारी दवाइयां दे देते हैं। तो ये तो एक गलती तो डॉक्टर कर देते हैं कि वो आपके साइकोसोशल फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस को नहीं देख रहे, क्योंकि वो एसेस ही नहीं कर रहे, आपसे ज्यादा बात ही नहीं कर रहे। दूसरा, कई बार पेशेंट्स भी खुद भी दवाओं पर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं, इसलिए वो खुद भी क्योंकि साइकोथेरेपी नहीं ले रहे, अपने बिहेवियर में, अपने मूड में, अपने माइंड में चेंज नहीं ला रहे,
अपने लाइफस्टाइल में चेंज नहीं ला रहे, तो वो भी दवाओं पर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं, डिपेंड करते हैं, और ऐसे में डॉक्टर्स पर डिमांड पुट करते हैं और डॉक्टर्स भी उनकी दवाइयां ही सिर्फ बदल देते हैं। तो ऐसे में भी ज्यादा दवाइयां कई बार पेशेंट सिर्फ इसलिए लेता है क्योंकि उसको साइको सोशल फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि उसने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया होता। और ऐसे में डॉक्टर्स पेशेंट को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड भी नहीं करते। बहुत से पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जो बताते हैं कि सालों से दवा ले रहे हैं और डॉक्टर ने आज तक नहीं कहा कि थेरेपी लो, जबकि ऐसी ऐसी कंडीशंस के लिए भी लोगों ने कभी थेरेपी नहीं ली होती, जिन कंडीशंस के लिए माना हुआ फैक्ट है कि इसके लिए तो दोनों ट्रीटमेंट्स जरूरी हैं, मतलब मेडिकल और साइकोलॉजिकल। ओसीडी हो गया, डिप्रेशन हो गया, पेशेंट की माइल्ड कंडीशन हो गई, मॉडरेट सीवियर कंडीशन हो गई, कैसे भी कंडीशन में जहां पर साइकोथेरेपी बिल्कुल जरूरी थी, डॉक्टर ने सालों से उनको मेडिसिन पर रखा हुआ है और उनको कभी इंडिकेट भी नहीं किया। ऐसे डॉक्टर्स पूरी तरह से मेडिकल मॉडल में बिलीव करते हैं और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं ऐसे डॉक्टर्स, भरे पड़े हैं ऐसे साइकेट्रिस्ट। पर अच्छी बात यह है कि अब साइकेट्रिस्ट की अप्रोच में फर्क आ रहा है और वो साइकोलॉजिकल और साइकोसोशल ट्रीटमेंट्स के लिए पेशेंट्स को एंकरेज करते हैं। और आजकल के नए जमाने के काफी सारे साइकेट्रिस्ट पॉलीफार्मेसी में ज्यादा बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो साइकोसोशल ट्रीटमेंट्स के लिए पेशेंट्स को एंकरेज करते हैं, उस पर बढ़ावा देते हैं। वो मानते हैं कि थेरेपी से ही होगा, थेरेपी लेनी बहुत जरूरी है और लाइफस्टाइल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस लाने जरूरी हैं। इनफैक्ट ये पॉलीफार्मेसी की जो अप्रोच है ये ज्यादा धड़ल्ले से चलती ही इसलिए है क्योंकि डॉक्टर्स या तो बहुत ज्यादा मेडिकल मॉडल में बिलीव करते हैं या वो ऐसा देखते हैं कि पेशेंट्स उनके एजुकेट नहीं होना चाहते, पेशेंट्स उनके साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहते। पेशेंट्स हमेशा क्राइसिस सिचुएशन में डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर मजबूरन डॉक्टर को 5-5, 6-6 दवाइयां देनी पड़ती हैं। तो काफी हद तक तो इसमें पेशेंट पॉपुलेशन भी जिम्मेदार है। इसीलिए ये यूट्यूब चैनल्स बनाए जाते हैं ताकि पेशेंट्स सही तरह से एजुकेट हो पाए और मल्टीपल मोडालिटीज में, मल्टीपल अप्रोचेस से अपना ट्रीटमेंट लेते रहें, बजाय कि सिर्फ सारा का सारा जो उनका रिलायंस और डिपेंडेंस है वो बस दवाओं पर ही रहे। और ये अप्रोच अब धीरे धीरे बदल रही है। यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से इस अप्रोच में बहुत फर्क आ रहा है, मतलब सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। नहीं तो 20-30 साल तक पेशेंट्स, लंबे लंबे टाइम तक पेशेंट तो दवाइयां लेते थे। आपके फैमिली में भी अगर कोई आपके पेरेंट या कोई बड़े बुजुर्ग रहे हैं जिन्होंने बहुत सालों से साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लिया है, आप देखेंगे कि दवा के अलावा उन्होंने आज तक कुछ लिया ही नहीं। सुबह शाम बस दवाएं। एक झोला होता था उनके पास जिसके अंदर एक लाल रंग की दवा, पीले रंग की दवा, हरे रंग की दवा, सफेद रंग की दवा, बस दवाइयां खा रहे थे। ये जो पॉलीफार्मेसी की अप्रोच थी इसने बहुत लोगों का नुकसान किया है, बहुत सालों तक चला है। अच्छी बात यह है यूट्यूब जैसे माध्यम से अब आप एजुकेट हो रहे हैं। आपके फैमिली के कोई बुजुर्ग या कोई बड़े व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने सालों दवाइयां खाई होंगी, उनसे आप अलग हैं क्योंकि आप आज के जमाने के हो, आप 2020 और उसके बाद के जमाने के हो। आपके पास यूट्यूब की जानकारी है और आपके पास बेहतर इंफॉर्मेशन की वजह से बेहतर ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के। तो ये जो जानकारी दी इस वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, इस बारे में और भी डिस्कस करूंगा। इस बारे में बड़ी सारी बातें हैं जो आपसे शेयर करनी जरूरी हैं, आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। तो चैनल के साथ बने रहें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।